ये कहानी उन दिनों की है जब मैं प्रिंट मीडिया में काम किया करता था। हिंदुस्तान अखबार के लिए रिपोर्टिंग किया करता था। दोपहर का समय था और सूचना मिलती है कि एक बहुत बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया है। जैसी सूचना मिलती है मैं अपने साथी पत्रकार संजीव कुमार शर्मा के साथ उस घटना स्थल की ओर जाता हूँ जहाँ पर बदमाशों को आखिर बार देखा गया था। हम लोग पहुँच जाते हैं, जाकर देखते हैं तो पहले से ही वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे। पुलिस वाले भी हैं, सिविल में बहुत सारे लोग हैं और उन बदमाशों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बता जा रहा था कि कभी वो बाजरे के खेत में है तो कभी वो ईख के खेत में है। इसी तरह से काफ़ी देर तक हो जाता है और हम लोग हार थक कर एक रेलवे लाइन गुजर रही थी, उसकी पटरी के किनारे बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि कब यहाँ से पुलिस वाले कम होंगे और कब यहाँ से हम लोग हटकर अपनी जाकर खबर लिखेंगे। काफ़ी देर बीत जाता है और हम लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच में एक छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि यहाँ पर कुछ है। जब इस तरह की आवाज़ लगा रहा था तो शुरुआत में तो हर किसी ने उस आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन तभी दो तीन लोग जब वहाँ जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो वाकई आश्चर्य ही होता है देखकर। हम और बाकी जो पत्रकार होते हैं मौके पर जाकर देखते हैं तो बोरियों में भरा हुए नोट थे, नोटों की गड्डियाँ थीं और वो लोग दौड़कर पुलिस वाले और सिविल में जो थे जब आते हैं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना तो इतने सारे नोट देखे थे और ना ही इतने सारे लोगों के हाथ में हथियार देखे थे। ये कहानी वाकई मेरे लिए तो बड़ी दिलचस्प कहानी थी। यदि किसी ने भी उन नोटों की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश की होती तो पता नहीं कितने बड़े हादसा हो सकता था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर। ज़िला बुलंदशहर की एक तहसील है खुर्जा और यहीं से एक नेशनल हाईवे 91 गुजर रहा है। इसी नेशनल हाईवे पर एक गांव लगता है मीरपुर। यहाँ का रहने वाला एक व्यापारी जिसका नाम है असलम। असलम को इस घटना से पहले तक इतने लोग नहीं जानते थे जितना कि इस घटना के बाद जानने लगते हैं। दरअसल सुबह सुबह वो उठते हैं, अपने बहनोई खलील से कहते हैं कि ड्राइवर जाकिर को लेकर तुम जल्दी से जाओ बैंक में और मेरी बात हो गई है, कुछ पैसे उसे निकालने हैं। तो जो ड्राइवर है जाकिर और उनका बहनोई खलील, जो कि मुंशीगिरी का भी काम करता है, मुनीम भी है उनका, वो सीधा 10 बजे खुर्जा के रोडवेज बस स्टैंड के पास एक HDFC के नाम से बैंक है, वहाँ 10 बजे ठीक पहुँच जाते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि साहब ये रुपए हैं, इनको निकाल के दे दीजिए। वो कहते हैं कि देखो अभी सुबह सुबह ये नहीं कर सकते, अब थोड़ी देर के बाद आना। वो 12 बजे जाते हैं। उसके बाद फिर वही बात की जाती है कि अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और इंतज़ार करो, पैसे मिल जाएंगे। वो फॉर्च्यूनर कार लेके गए थे, गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी HDFC बैंक के ठीक सामने, और वो इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का कि कब हमें पैसे मिलेंगे और कब यहाँ से हम लोग जाएंगे। दोपहर हो जाती है, 2 बजे के बाद आसपास उन्हें आवाज़ लगती है कि तुम्हारे पैसे तैयार हैं और ले जाओ। यहाँ से वो पैसे सारे गाड़ियों के अंदर भरते हैं और भरवाते हैं, लोगों से मदद लेते हैं और अपनी फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से महज 1 किलोमीटर के आसपास एक मीट फैक्ट्री थी, मदीना मीट फैक्ट्री, वहाँ जाना था, वो पेमेंट वहाँ जमा करना था। अब सुबह से इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का, तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें खाना भी खाना है, कुछ खाना भी है। कुछ ही दूर पे जब पैसे लेके अपनी फॉर्च्यूनर कार से ड्राइवर जाकिर चला रहा है, बराबर में खलील बैठे हुए हैं, मूटा खेड़ा चौराहे से महज 200 या 250 मीटर की दूरी पर वो मदीना फैक्ट्री थी। वहीं उसी कोने पर एक व्यक्ति है जो दही बड़े अच्छे बनाता है। तभी खलील कहता है कि यहाँ से दही बड़े खाकर तब चलेंगे, और जैसे ही वो अपनी उस फॉर्च्यूनर को रोकते हैं और रोकने के बाद शीशा नीचा करते हैं और दही बड़े वाले को आवाज़ लगाते हैं कि 2 पत्ते बना देना। बस 2 पत्ते बनाने की आवाज़ लगती है, तुरंत ही गोली चल जाती है। अब गोली चलती है तो गोली लगती है जाकर जाकिर के यहाँ जवाड़े पर। जवाड़े का हिस्सा वो कुछ आधा गिर जाता है गाड़ी के अंदर और उसका चेहरा पूरी तरह से बेकार हो जाता है, बदल जाता है, वो खून से लथपथ हो जाता है। कोई वहाँ समझ नहीं पा रहा था कि किसने किसको मारा है, क्या बात है। बाहर में बैठा हुआ खलील कह रहा था कि अभी तो दही बड़े की बात चली थी, इतनी ये सब क्या हो गया। हड़कंप मच जाता है और जिन्होंने गोली चलाई थी उन्होंने ही उसका गिरेबान पकड़ा, गाड़ी का खिड़की खोली है और खिड़की खोल के उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। बाहर में बैठा हुआ जो खलील है उसको भी डर की वजह से वो अलग खड़ा हो जाता है। अब यहाँ से बदमाश सीधा इस गाड़ी को लेकर भागने लगते हैं। अब उन्हें यहाँ से छुपना था, जाना था,
और यहाँ से जैसे ही बदमाश जाते हैं तुरंत ही ये खलील अभी बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, तुरंत ही वो अपने साले यानी कि असलम जो कि मीट का कारोबारी है उसको फ़ोन करता है, कहता है कि जो पैसे हमने बैंक से निकाले थे वो लुट गए हैं। दरअसल वो थोड़ी बहुत रकम नहीं थी बल्कि 3 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम थी जो कि इस गाड़ी में रखे हुए थे फॉर्च्यूनर के अंदर, और फॉर्च्यूनर को बदमाश लेके भाग जाते हैं। तुरंत ही मामला ये सूचना को पुलिस को दिया जाता है, और जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस में भी हड़कंप बच जाता है। पुलिस वाले शुरुआत में कह रहे थे कि झूठ बोला जा रहा है, 3 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम क्या बैंक दे देगा? जो भी इस लूट के बारे में सुन रहा था उसको यकीन नहीं हो रहा था कि गाड़ी के अंदर 3 करोड़ 10 लाख रुपए रखे हुए हैं। सबको लग रहा था कि झूठ बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ चाल है, या तो मीट व्यापारी की या फिर मीट फैक्ट्री वाले की, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसके शरीर से बेनतहा खून बह रहा है। वो बेचारा अपने शोर मचाने की या कुछ कहने की कंडीशन में भी नहीं था, कहे तो क्या कहे, क्योंकि जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहीं एक लोकल में हॉस्पिटल है, जटिया हॉस्पिटल, जो कि सरकारी है, उसे गंभीर हालत में वहाँ लेके जाते हैं। डॉक्टर हाथ जोड़ कहते हैं कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते। तुरंत ही इसको मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में भर्ती कराया जाता है। जब वहाँ लेके जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ भी हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि इसका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, इसको आप हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। अब वो व्यापारी इस व्यक्ति को इलाज कराए या फिर अपने जो खोए हुए पैसे हैं उनको ढूंढे। अब करे तो क्या करे, वो परेशान हो जाता है। लेकिन उसकी एक टीम लग जाती है उस ड्राइवर जाकिर का इलाज कराने के लिए, और यहाँ से अलीगढ़ से सीधा दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर दिया जाता है, एडमिट कर दिया जाता है। इधर जितने भी लोग हैं जो भी इस घटना के बारे में सुन रहे थे, बड़ी संख्या में सिविल में लोग उसी की तरफ दौड़ रहे थे। इसी बीच में पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी हुई देखी है। दरअसल जिस रास्ते से वो लोग गए थे वो है हड्डी मिल का रास्ता, जो कि रजबाहे के ठीक किनारे से जा रहा था, और बदमाश उस गाड़ी को लेकर उधर ही जा रहे थे। जहाँ वो गाड़ी रोकी जाती है उस रेलवे लाइन की पटरी के बिल्कुल ठीक किनारे, वहीं पर कुछ लोग खेतों पर अपना काम कर रहे थे। उन्हीं में से लोग देखते हैं कि कुछ बोरियों में रखे हुए पैसे हैं। उन पैसों को लेकर, अब पैसे थे क्या थे उन बेचारों किसानों को तो नहीं पता, लेकिन किसानों ने सूचना दी कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी गई है और कुछ लोग यहाँ पर संदिग्ध लोग देखे गए हैं। बस इतना था कि अब ये बहुत बड़ी संख्या पुलिस वालों की, क्योंकि पूरे ज़िले की पुलिस अलर्ट हो जाती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है, बड़ी संख्या में वैसे लोग भी पहुँच जाते हैं, साथ में पत्रकारों को सूचना मिलती है, पत्रकार भी पहुँच जाते हैं। और जैसे जैसे सूचना मिल रही थी वैसे वैसे अब यहाँ पर लोगों का जमघट लगने लगता है। करीब 400 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें 100 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। अब वो अपनी अपनी तरह से, अपने अपने हिसाब से वो पुलिस वाले इन लोगों को, बदमाशों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार बदमाश हैं तो कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी आकर रुक जाती है, आगे रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन होने की वजह से गाड़ी वापस आ नहीं सकती थी, रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। अब वो बदमाश आगे जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पैसा गाड़ी से निकाला और वो पैदल ही लेके भागने लगते हैं। भागते हुआ किसानों ने देख लिया था, यही सूचना दी थी। आगे बाजरे के खेत थे, ईख के खेत थे, और ये जब खेत खत्म होते हैं तो गांव इस्लामाबाद शुरू हो जाता है। अब वो बदमाश या तो इस्लामाबाद में घुस गए हैं, या फिर ईख के अंदर हैं, या फिर बाजरे के खेत के अंदर हैं। यही बात थी। इसी बात को तलाशने में लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है, वो बदमाश नहीं मिलते। और इसी बीच में एक बच्चे के शोर मचाने पर पता चलता है कि कुछ पैसे यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे वो पैसे रखे हुए थे तभी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उन रुपयों को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहे थे, जो मालिक होता है उन्हें पैसों को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहा था। एकदम हबड़ तबड़ जैसी स्थिति हो रही थी। सबके सब लोग परेशान थे कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई नई वारदात हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के हाथ में हथियार थे और ज़्यादातर लोगों की नीयत में खोट शुरू हो जाता है। 1000 के 500 के नोट थे, 100 की गड्डियाँ थीं। जब ये सब देख रहे थे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर लूट मच जाए। लेकिन पुलिस ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया और उन पैसों को मालिक के साथ एक गाड़ी में रखवाया, और उनके मालिक के कुछ लोग थे जो हथियारों के साथ उस गाड़ी के साथ थे। यहाँ से जाते हैं, सीधा कोतवाली में पहुँचते हैं। कोतवाली में जाने के बाद उन पैसों की गिनती शुरू हो जाती है। जब गिनती शुरू होती है तो गिनते गिनते काफ़ी वक्त बीत जाता है, और 1,93,50,000 रुपये की रकम थी जो कि उन बोरियों में मिली थी। लेकिन बताया जाता था कि 3,10,00,000 रुपये की डकैती पड़ी है, तो बाकी का पैसे कहाँ गए। इसके बाद बाकी लोग तो अपने अपने घर जा चुके थे। अब पुलिस, मालिक और कुछ उनके साथी लोग फिर उसी जगह पहुंचते हैं, उसी घटनास्थल पर, और रात के अंधेरे में वो टॉर्च जलाकर उन पैसों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो पता चलता है कि बाकी जो बोरियां रखी थी वो थोड़ा से फासले से रखी थी, वो भी मिल जाती हैं।
उन्हीं बोरियों के इर्द गिर्द। अब 1 करोड़ रुपए और था उस बोरियों के अंदर, यानी कि अब 2,93,50,000 रुपये की जो रकम थी वो मिल जाती है। सीधे कोतवाली आते हैं। कोतवाली आने के बाद अब इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया है, बस यही एक सवाल था और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस आतुर हो रही थी। कई घंटे बीत जाते हैं, लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। अभी तक पुलिस जिस घटना को फर्जी मान रही थी, फेक मान रही थी, वो घटना सच्ची निकलती है और पुलिस अपनी आंखों के सामने 2,93,50,000 रुपये की रकम जब देखती है तो बताने वाले बताते हैं कि कई पुलिस वालों की नीयत में खोट आ जाता है, ये सोचकर कि इनमें से कुछ पैसे दबा लिए जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और जब गिनती करते हैं तो 16,50,000 रुपये की रकम कम थी, जिसमें यह बताया गया कि जो बदमाश भाग रहे थे उसमें से कुछ गड्डियाँ अपने हाथों में दबाई और वहाँ से निकल जाते हैं। अब पुलिस वाले अब घटनाक्रम के खुलासे की ओर थे, तो अब उन्होंने अपनी जो मुखबिर थे वो लगाए हुए थे। तो मुखबिर से पता चलता है कि जो बदमाश आए थे वो वैगनार कार में आए थे। सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, लेकिन जिस जगह पर गोली मारी गई थी वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी, वैगनार कार, जो कि वहीं लावारिस अवस्था में खड़ी हुई थी, जिसको कई घंटे बीत जाते हैं, जिसके हिलने डुलने की कोई सूचना नहीं मिलती। यदि ये कार यहाँ से नहीं हिलती तो जाहिर सी बात है पकड़े ही जाते। अगर ये चली जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता। और जब इस कार को अपने साथ कोतवाली मिलाते हैं और इस कार के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से पता करने की कोशिश करते हैं कि कार किसकी है, तभी पास के ही एक मोहल्ले से फ़ोन आता है कि ये कार तो मैंने फला घर के अंदर, फला घर के बाहर खड़ी हुई देखी थी। बस इतना था कि पुलिस के लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब पुलिस के लिए आसान होता है तो उसके बाद फिर बदमाश भी पकड़ में आने शुरू हो जाते हैं। ये पूरी घटनाक्रम की प्लानिंग करी थी अशरफ ने और इसके साथ दिया था ज़हीर, आमिर, अरशद। और इस बैंक से जो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर पल पल की जो जानकारी दे रहा था वो जावेद दे रहा था। कुल मिलाकर 7 बदमाश इसमें शामिल होते हैं और 7 बदमाश शामिल होने के बाद पुलिस वाले उस कार के आधार पर जहां खड़ी थी उसी के आधार पर उन बदमाशों को पकड़ लेती है। बाकी के पैसे भी बरामद कर लिए जाते हैं। लेकिन मामला जब ये कोर्ट में पहुँचता है, कोर्ट में जाने के बाद जज साहब के सामने जब पैसे पहुँचते हैं तो जज साहब भी देखकर पैसों को हैरान थे। उन्होंने कहा कि जितने भी नोट हैं मुझे ये हर एक नोट का सीरियल नंबर कागज़ पर लिखा हुआ होना चाहिए। जिम्मेदारी दी थी कोतवाली के मुंशी को। अब कोतवाली का मुंशी अगर उन पैसों को गिनती करता तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो कई दिन निकल जाते, लेकिन वो कभी गिनती नहीं कर पाता। तभी मीट कारोबारी यानी कि असलम के 22 लोग इस पैसों को गिनने के लिए लगते हैं, जिसमें 100 के जो नोट थे वो 5 लाख रुपए की संख्या होती है और 1000 के नोटों की 70 लाख रुपए होते हैं और 500 के नोट के 2,18,00,000 रुपए की रकम होती है। जब इनकी गिनती की जाती है तो शाम 4 बजे से ये लोग इनकी गिनती करना शुरू करते हैं और सुबह के 8 बज जाते हैं। पूरी रात 22 लोग जब गिनती करते हैं तो गिनने वाले बता रहे थे, लिखने वाले बता रहे थे कि उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं लिखते लिखते, क्योंकि हर एक का सीरियल नंबर जो था वो एक कागज़ में लिखना था। ये तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन इस घटनाक्रम को आज 7 साल का समय बीत चुका है। 7 साल के बाद भी उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के पैसे लूटे गए थे, उसे आज तक भी राहत नहीं मिल पाई है। जो बदमाश इस घटनाक्रम में शामिल थे उन बदमाशों को अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई थी उसका जबड़ा पूरी तरह से बदल चुका है, उसे खाने में पीने में दिक्कत आती है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसके इलाज के लिए लगभग 27 लाख रुपए की रकम खर्च कर दी गई थी। तब कहीं जाकर वो व्यक्ति थोड़ा ठीक हो पाता है। लेकिन असलम के लिए दिक्कतें कम नहीं हुई थीं। बताया ये जाता है कि जितने रकम उसने उस व्यक्ति के इलाज के लिए खर्च की उससे कहीं ज़्यादा की रकम इधर उधर, पहले तो डकैतों ने, लुटेरों ने उस रकम को लूटा था, उसके बाद कई ऐसे सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों ने उस रकम को लूटा जिसकी कीमत लगभग 33 लाख से ज़्यादा बैठ जाती है। और आज भी वो व्यक्ति अपने रुपयों के लिए परेशान है, ना उसे इंसाफ मिला और ना ही उसे पूरे पैसे मिले। यही शायद हमारे देश का असली कानून है। जब मेरी असलम से बात चल रही थी तो असलम कह रहे थे कि मैं इस घटना को लेकर कभी उबर नहीं पाया और वो मीट का काम करते थे, मीट का कारोबारी थे, पशुओं को खरीदते थे, बेचते थे, इसी काम में वो लगे हुए थे। और उसके बाद उनके सारे के सारे पैसे, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने इस काम से हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया। भविष्य में उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उन्हें भी सज़ा नहीं मिली और सरकारी तंत्र में शामिल लोगों ने जो उनके पैसे की लूट खसोट की थी शायद उन्हें कभी सज़ा मिलेगी
ये भी कह नहीं सकते। कौन कौन थे इसमें शामिल, ये तो खैर असलम ही बहुत बारीकी से बता सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।